बच्चों, एक बार फिर तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के लिए गणित के अध्याय 1 जो कि अपनी संख्याओं की जानकारी है की प्रश्नावली 1.2 कर। तो प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन में जो टिकट बेचे गए हैं उन सभी को हमने जोड़ना पड़ेगा। तो इससे हमें टिकटों की इन 4 दिनों में कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहले दिन में बेचे गए कुल टिकट बराबर 1094। इसी तरह से हम दूसरे दिन बेचे गए कुल टिकट, तीसरे दिन बेचे गए कुल टिकट और अंतिम दिन बेचे गए कुल टिकट को 1094 के नीचे लिख लेते हैं। बेचे गए कुल टिकट, इन सभी नंबर्स को जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों, इन सभी नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं। 4 धन 2 धन 0 धन 1 ये आ जाता है 7। 9 धन 1 धन 5 धन 5 ये आ जाता है 20। अब हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, 2 को अगली संख्याओं के साथ जोड़ेंगे। 2 धन 8 धन 0 धन 7 ये आ जाता है 17। 17 के लिए 7 लिखेंगे, 1 को अगली संख्याओं के साथ जोड़ेंगे। 1 धन 1 धन 1 धन 2 धन 2 ये आ जाता है 7। तो हम कह सकते हैं कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 7707 होगी। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। इसमें पूछा गया है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो बच्चों, यहाँ पर शेखर की इच्छा है कि वो 10,000 रन बनाए और उसने जो अब तक रन बनाए हैं वह संख्या 6980 है। तो कितने और रनों की आवश्यकता के लिए हमें 10,000 में से 6980 को घटाना पड़ेगा। तो पूरे करने वाले कुल रन 10,000 हैं। पूरे करने वाले कुल रनों को लिख लेते हैं। इसके नीचे अब तक बनाए गए कुल रन को लिख लेते हैं। रनों की आवश्यकता को 10,000 में से 6980 को घटा लेते हैं और ये संख्या 3020 आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे 3020 और रनों की आवश्यकता है। प्रश्न 3, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो यहाँ पर सफल प्रत्याशी को 5,77,500 मत प्राप्त किए, जो कि निकटतम प्रतिद्वंदी 3,48,700 मत से ज्यादा है। हमें ये बताना है कि कितने ज्यादा मतों से जीता। ये हमें कितना संख्या ज्यादा है, 5,77,500 3,48,700 से, ये हमें बताना है। पहले हम सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत लिख लेते हैं। इसके नीचे निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत लिख लेते हैं। अब हमें मतों का अंतर प्राप्त करने के लिए 5,77,500 को 3,48,700 से घटाना पड़ेगा और घटाने से ये संख्या 2,28,800 आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। प्रश्न 4, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? बच्चों, यहाँ पर दिया गया है
कि प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें 2,85,891 है। दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें 4,07,68 हैं। प्रथम भाग में पूछा गया है कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो हमें दोनों सप्ताह की बेची गई पुस्तकों को जोड़ना पड़ेगा। और अगले भाग में पूछा गया है कि सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पता लगाना पड़ेगा। और फिर पूछा गया है कितनी अधिक, तो इसके लिए हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। पहले हम प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें की संख्या लिख लेते हैं। अब हम दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें इसके नीचे लिख लेते हैं। तीसरी पंक्ति में हम बेची गई कुल पुस्तकें निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8 और 1 9, 6 और 9 15 के लिए 5 लिखेंगे। एक हम अगले के लिए जोड़ लेते हैं। 1 8 और 7 मिला के हो जाता है 16, 16 के लिए 6 लिखेंगे। एक हम अगले के लिए लिख लेते हैं। 1 5 और 0 6 होता है, 8 और 0 8 होता है, 2 और 4 6। अब हम अल्प विराम लगा लेते हैं। तो इस तरह से बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या 6,86,659 होगी। यहाँ पर हम प्रथम सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें जो कि 2,85,891 है और दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या 4,07,68 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाएं हाथ से सबसे पहला अंक प्रथम सप्ताह का 2 है और दूसरे सप्ताह का 4 है। क्योंकि यहाँ पर अंक 4 बड़ा है अंक 2 से, तो हम कहेंगे कि दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों की संख्या पहले सप्ताह में पुस्तकों की बेची गई संख्या से ज्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें पहले सप्ताह से अधिक हैं। अब हमें यह बताना है कि कितनी अधिक पुस्तकें बेची गई। तो इसके लिए प्रथम पंक्ति में हम दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में पहले सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें लिखेंगे और दोनों में अंतर प्राप्त करने के लिए इन दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे। पहली पंक्ति में हम बड़ी संख्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में छोटी संख्या लिखेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों नंबर को घटाना है। 8 और 1 में घटाने से मिलता है 7। अब यहाँ पर 6 और 9 को घटाएंगे, तो 6 को 9 से घटाने के लिए 1 हमें उधार लेना पड़ेगा बराबर वाले अंक से, तो अब ये 16 हो जाता है। 16 में से 9 गया तो 7 बचा। अभी 7 की जगह 6 हो जाता है, 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो बराबर वाले अंक से हम 1 उधार लेंगे, 16 हो जाता है। 16 में से 8 गया तो 8 बचा। अभी 0 की जगह यहाँ पर बराबर वाले से 1 उधार लेंगे तो 10 हो जाता है, और क्योंकि यहाँ से 1 पहले से लिया हुआ है तो ये 9 हो जाता है। 9 से 5 गया तो 4 बचा। इसी तरह बराबर वाला अंक 1 उधार लेने से अब ये 9 हो जाता है। 9 से 8 घटाने के बाद 1 आ जाता है। अब बराबर वाला अंक 3 बचा, 3 से 2 घटने से 1 आ जाता है। तो इस तरह से दोनों में अंतर 1,14,877 आता है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में 1,14,877 पुस्तकें अधिक बेची गई। प्रश्न 5, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर अंक दिए गए हैं जिनसे हमें संख्या बनानी है और अंकों को केवल एक बार ही प्रयोग में लाना है। ये अंक दिए गए हैं 6, 2, 7, 4 और 3। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बाएं हाथ से सबसे पहले हम बड़ा अंक रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इस तरह से हमें अंक मिल जाता है 7, 6, 4, 3, 2, यानी कि अंकों को
अवरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या आ जाती है, पहला अंक 7, 6, दूसरा अंक, तीसरा अंक 4, फिर 3, फिर 2। इसी तरह से सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए बाएं हाथ से सबसे पहले हमें सबसे छोटा अंक, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से हमें संख्या बना लेनी है। ये 5 अंकों की संख्या इस तरह से होगी, 2, 3, 4, 6, 7। अब हमें दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, तो इन दोनों संख्याओं को यानी सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से घटाना पड़ेगा। दोनों संख्याओं को घटाने के लिए देखिएगा, 2 7 से नहीं जा सकता, तो 3 से हम एक नंबर उधार लेंगे, तो ये नंबर 2 हो जाता है, और 2 ये 12 हो जाता है। तो 12 से 7 गया तो 5 बचा। अब यहाँ पर 2 से 6 नहीं जा सकता, तो बराबर वाले अंक से एक अंक लेंगे, तो ये 3 हो जाता है, और ये 2 की जगह 12 हो जाता है। 12 से 6 गया तो 6 बचा। अब 3 से 4 नहीं जा सकता, इसी तरह से बराबर वाले अंक से एक उधार लेंगे, तो ये 13 हो जाता है, और 6 ये 5 हो जाता है। 13 से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और इधर 5 से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 7 से 2 घटाने पर 5 बचेगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर आ जाता है 5, 2, 9, 6, 5। प्रश्न 6, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि एक दिन में बनाए गए पेंच की संख्या मशीन द्वारा 2825 है। क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, एक दिन में 2825 पेंच बनते हैं, तो जनवरी में बनाए गए पेंचों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2825 को 31 से गुणा करना पड़ेगा। तो प्रथम पंक्ति में हम लिख लेते हैं, एक दिन में बनाए गए पेंचों की संख्या बराबर 2825। द्वितीय पंक्ति में हम लिखेंगे 31 दिनों में बनाए गए पेंचों की संख्या बराबर 2825 गुणा 31। इसकी हम गणना करेंगे। अब हम 2825 को 31 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 5 5 होता है, 1 गुणा 2 2 होता है, 1 गुणा 8 8 होता है, 1 गुणा 2 2 होता है, 3 गुणा 5 15 होता है, 3 गुणा 2 6, और एक पिछला जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाता है। 3 गुणा 8 24 होता है, 4 लिखेंगे। 3 गुणा 2 6 होता है, और ये 2 पुराना जोड़ के ये 8 हो जाता है। 5 5 और 2 7, 8 और 7 15, 5 लिखेंगे। एक अगले के लिए 4 और 2 6 और एक 7, 8 को 8 लिखेंगे। तो 2825 गुणा 31 87,575 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मशीन ने जनवरी 2006 में 87,575 कुल पेंच बनाए। प्रश्न 7, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? व्यापारी को 40 रेडियो खरीदने हैं और एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपए है। तो हम पहले ये गणना करेंगे कि 40 रेडियो के लिए उसको कुल कितना धनराशि देना पड़ेगा। तो इसके लिए 40 को 1,200 से गुणा करेंगे। अब क्योंकि व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे, अब कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, इसकी गणना करने के लिए 78,592 से हमने 40 रेडियो खरीदने के लिए जो धनराशि हमने गणना की हुई है, इससे घटाएंगे। तो प्रथम पंक्ति में हम लिख लेते हैं, एक रेडियो का मूल्य बराबर रुपए 1200। दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 40 रेडियो का मूल्य बराबर 40 गुणा 1200। ये आ जाता है 48,000, क्योंकि यहाँ पर 40 में एक शून्य और 1200 में 2 शून्य हैं। इनको गुणा करेंगे तो 3 शून्य आएंगी, और 12 गुणा 4 48 होता है। तो इस तरह से 48,000, 40 गुणा 1200 बराबर 48,000 आ जाता है।
अब क्योंकि व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। क्योंकि 40 रेडियो को खरीदने के लिए उसने 48,000 रुपए खर्च किए, तो दूसरी पंक्ति में खर्च की गई धनराशि बराबर 48,000 लिख लेते हैं। अब शेष धनराशि प्राप्त करने के लिए 78,592 को घटा लेते हैं 48,000 से। 2 घटा 0 बराबर 2, 9 घटा 0 बराबर 9, 5 घटा 0 बराबर 5, 8 घटा 8 बराबर 0, 7 घटा 4 बराबर 3। तो शेष धनराशि 30,592 होगी। अतः इस खरीदारी के बाद उसके पास 30,592 रुपए शेष रह जाएंगे। प्रश्न 8, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? अब यहाँ पर बच्चों 65 से गुणा कर दिया, क्योंकि 65 56 का उल्टा होता है। 56 में पहला अंक 5, दूसरा अंक 6 है, तो बच्चे ने गलती कर दी। पहला अंक 6 और दूसरा अंक 5 उसने समझ लिया। अब क्योंकि 65 56 से बड़ा है, तो गुणा की गई संख्या बड़ी होगी। अगर वो 65 से गुणा करता है 7,236 को, तो ये संख्या 56 से गुणा करने पर जो उत्तर आएगा उससे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 65 56 से बड़ा है। पहले हम गलत उत्तर निकाल लेते हैं। तो गलत उत्तर निकालने के लिए 7,236 को 65 से गुणा करेंगे। 5 गुणा 6 30, 5 गुणा 3 15 और 3 18, 1, 5 गुणा 2 10 और 1 11, 1, 5 गुणा 7 35 और 1 36, 6 गुणा 6 36, 6 3, 6 गुणा 3 18 और 3 21, 2, 6 गुणा 2 12 और 2 14, 4 1, 6 गुणा 7 42 और 1 43, 0 8 धन 6 14, 1 1 1 2 और 1 3, 6 4 10, 1 1 3 4 और 3 7 4। तो गलत उत्तर आ जाता है 4,70,340। सही उत्तर निकाल लेते हैं। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए 7,236 को गुणा करेंगे 56 से। 6 गुणा 6 36, 3, 6 गुणा 3 18 और 3 21, 2, 6 गुणा 2 12 और 2 14, 1, 6 गुणा 7 42 और 1 43, 5 गुणा 6 30, 3, 5 गुणा 3 15 और 3 18, 1, 5 गुणा 2 10 और 1 11, 1, 5 गुणा 7 35 और 1 36, 6 1 और 0, 1 धन 0 1, 4 धन 8 12, 1 3 और 1 5, 4 और 6 10, 1 1 और 3 4। तो 7,236 गुणा 56 जो कि सही उत्तर होगा, 4,05,216। गलत उत्तर और सही उत्तर में अंतर प्राप्त करने के लिए गलत उत्तर की संख्या को सही उत्तर की संख्या से घटाएंगे। शून्य को 6 से घटाने के लिए एक उधार लेंगे, तो ये 10 हो जाता है। 10 घटा 6 4। अब ये 4 की जगह यहाँ 3 हो जाता है। 3 घटा 1 2, 3 घटा 2 1, शून्य से 5 नहीं जा सकता, एक उधार लेंगे तो ये 10 हो जाता है। 10 घटा 5 5, ये 7 की जगह 6 हो जाएगा। 6 घटा 0 6, 4 घटा 4 0। तो ये अंतर 65,124 आएगा। प्रश्न 9, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? हमारे पास कपड़े की कुल लंबाई 40 मीटर दी गई है और एक कमीज को सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। अब हमें गणना करनी है कि कितनी
कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो हमें यहाँ पर कपड़े की कुल लंबाई से एक कमीज की लंबाई को भाग करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर कुल कपड़े की लंबाई 40 मीटर है और एक कमीज को सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो हम दोनों यानी कुल कपड़े की लंबाई को सेंटीमीटर में बदलेंगे और एक कमीज को सीने के लिए जो कपड़ा जरूरत है उसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे इसकी गणना कर लेते हैं। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर बराबर 2 गुणा 100 सेंटीमीटर धन 15 सेंटीमीटर। तो कुल सेंटीमीटर में एक कपड़े को सीने के लिए इसकी लंबाई आ जाती है 215 सेंटीमीटर। अब हम 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 40 को 100 से गुणा करेंगे, ये आ जाता है 4000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कमीज को सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता 215 सेंटीमीटर होगी। कपड़े की कुल लंबाई बराबर 4000 सेंटीमीटर। तो कमीजों की कुल संख्या बराबर 4000 भाग 215। तो 215 को 400 से भाग करने के लिए 215 गुणा 1 बराबर 215 और 400 घटा 215 ये आ जाता है 185। शून्य को उतारेंगे तो ये 1850 हो जाता है। 215 भाग 1850 तो ये 8 बार जाएगा। 215 गुणा 8 होता है 1720। 1850 माइनस 1720 ये आ जाता है 130। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 215 4215 से भाग करेंगे तो शेष रह जाता है 130 और 18 बार ये पूरी तरह भाज्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि 18 कमीजें सी जा सकती हैं और शेष कपड़ा रह जाएगा 130 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर कपड़े में से 18 कमीजें सी जा सकती है और 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष रह जाएगा, शेष बच जाएगा। सो 130 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 130 सेंटीमीटर बराबर 100 प्लस 30, तो 100 का मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। प्रश्न 10, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में से 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक वैन 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती और एक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो हम इस 4 किलोग्राम 500 ग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। तो एक बक्स का भार बराबर 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 4 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम का मतलब 4 गुणा 1000 ग्राम धन 500 ग्राम। तो ये आ जाता है 4000 ग्राम धन 500 ग्राम और ये गणना करने से आ जाता है 4500 ग्राम। अब वैन में लादा जा सकने वाला अधिकतम भार बराबर 4000 ग्राम 800 किलोग्राम, इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो ये आ जाता है 800 गुणा 1000 ग्राम। 800 गुणा 1000 बराबर 8 के आगे 5 शून्य 8 के आगे लगेंगी, तो 800 गुणा 1000 ग्राम बराबर 8 लाख ग्राम। अब हम बक्सों की संख्या प्राप्त करने के लिए 8 लाख ग्राम को एक बक्स के भार जो कि 4500 ग्राम है इससे भाग करेंगे, तो बक्सों की संख्या बराबर 8 लाख भाग 4500। तो इस तरह से ये आ जाता है 8000 भाग 45। 45 को भाग करेंगे 80 से, तो ये अधिकतम एक बार पूरा भाज्य होगा। 45 गुणा 1 बराबर 45, 80 घटा 45 बराबर 35,
एक शून्य हम यहाँ पर 35 के साथ लेंगे तो ये 350 हो जाता है। अब 45 को 350 से भाग करेंगे, ये पूरा पूरा 7 बार भाज्य होता है, तो 45 गुणा 7 बराबर 315, 350 घटा 315 ये आ जाता है 35। शून्य 35 के साथ लेंगे 350। अब 45 को 350 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा 7 बार चला जाता है। 45 गुणा 7 बराबर 315, 350 घटा 315 बराबर 35। तो 8000 45 से पूरा पूरा 177 से भाज्य होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। प्रश्न 11, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि किसी विद्यार्थी के घर से स्कूल तक के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। क्योंकि प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, इसका मतलब वो घर से स्कूल जाता है और फिर स्कूल से घर आता है। तो हमें एक दिन की तय की गई दूरी पहले इसकी गणना करनी होगी। तो इसके लिए हम 1 किलोमीटर 875 मीटर को 2 से गुणा करेंगे और ये गणना करने के बाद जो उत्तर आएगा उसको हम 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम 1 किलोमीटर 875 मीटर को 1.875 किलोमीटर कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों 1 किलोमीटर 875 मीटर बराबर 1 किलोमीटर धन 875 मीटर, और हम 875 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 875 भाग 1000 करेंगे और 875 भाग 1000 इसको हम 0.875 कहेंगे। तो 875 मीटर बराबर 0.875 किलोमीटर। तो ये आ जाता है 1 किलोमीटर धन 0.875 किलोमीटर, क्योंकि 875 मीटर को हमने किलोमीटर में बदल लिया। अब 1 जमा 0.875 ये होता है 1.875। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर बराबर 1.875 किलोमीटर। यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो हमने 1 किलोमीटर 875 मीटर को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 1.875 को 2 से गुणा करने के लिए 2 गुणा 5 10, 1 2 गुणा 7 14 और 1 15, 1 2 गुणा 8 16 और 1 17, 1 2 गुणा 1 2 और 1 3। दशमलव हम 3 स्थानों के बाद लगाएंगे, क्योंकि 1.875 में 5 7 8 3 अंकों के बाद यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर उत्तर में 3 अंकों के बाद लगाएंगे, तो ये गुणा करके आ जाता है 3.750। बच्चों यहाँ पर ये हम 1.875 को 2 से गुणा ना करके 1.875 को 1.875 से जोड़ भी सकते। तो ये जोड़ करने से आ जाता है 5 और 5 10, 1 7 7 14 और 1 15, 1 8 और 8 16 और 1 17, 1 1 1 1 3 और दशमलव हम दशमलव की स्थिति पर लगाएंगे, तो यह आ जाता है 3.750 किलोमीटर। अब हमें गणना करनी है 6 दिन में तय की गई दूरी। तो 6 दिनों में तय की गई दूरी बराबर होगी 3.750 किलोमीटर गुणा 6। 3.750 को 6 से गुणा कर लेते हैं। 6 गुणा 0 0, 6 गुणा 5 30, 3 6 गुणा 7 42, 42 और 3 45, 5 4 6 गुणा 3 18 और 4 22। 0.3 स्थानों के बाद आएगा, तो ये गणना आ जाती है 22.500। तो इसको हम लिख सकते हैं
22.5 किलोमीटर और 22.500 किलोमीटर को हम 22 किलोमीटर 500 मीटर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी 22 किलोमीटर 500 मीटर होगी। प्रश्न 12, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीमीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसको भरा जा सकता है? तो बर्तन में कुल दही 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। इस संख्या को 4 लीटर 500 मिलीलीटर को हम मिलीलीटर में बदल लेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर का मतलब हुआ 4 गुणा 1000 बराबर 4000 मिलीलीटर और 4 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर होगा 4 लीटर का मतलब 4000 मिलीलीटर धन 500 मिलीलीटर, जो कि 4500 मिलीलीटर आ जाता है। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर का मतलब 4500 मिलीलीटर। अब ये कहा गया है कि एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही आ सकती है, तो एक गिलास की धारिता बराबर 25 मिलीलीटर। अब हमें ये ज्ञात करना है कि कितने गिलास दही से भरे जा सकते हैं, क्योंकि एक गिलास में 25 मिलीलीटर आता है और कुल दही हमारे पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर मतलब 4500 मिलीलीटर है। तो हमें 4500 मिलीलीटर से 25 को भाग करना पड़ेगा, तो कुल गिलासों की संख्या आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भरे गए गिलासों की कुल संख्या बराबर 4500 भाग 25। तो इसके लिए हम 25 को 45 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा। 45 घटा 25 ये आ जाता है 20, शून्य को उतारेंगे। अब 25 को 200 से भाग करेंगे तो ये 8 बार जाता है। 25 गुणा 8 200, शून्य को उतारेंगे, क्योंकि शून्य 25 से डिवाइड नहीं होगा तो ये शून्य 18 के साथ आ जाएगा। तो 4500 भाग 25 बराबर 180। तो हम कह सकते हैं कि भरे गए गिलासों की कुल संख्या 180 होगी। तिवारी एकेडमी को देखने के लिए धन्यवाद।